इलेक्शन की बात है, शुरू में 10 एमपी का इलेक्शन होगा, सुनने में आता है कि 5, कम से कम 5 की तो टिकट कटेगी। जब वो एमपी बने ही पीएम ने बनाए थे उनको, और आज वो सभी ईमानदार कहने को भी हैं, तो टिकट क्यों काट कर रहे हैं? ये आपका क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है ये। जब कहते हैं कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो वो रिपोर्ट कहां से आती है? कोई 1-2 सर्वे आप जो बता पाओ, भाई वो हरियाणा में नंबर 1 कैसे है? मुख्यमंत्री साहब तो कहते 30 लाख नौकरियां दे दी हमने। देखिए, एक तो ये जो 30 लाख नौकरी है, ये प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है, सरकारी नौकरी नहीं है। लगभग 60,000 के आसपास हमारी पाइपलाइन में, जो मुझे लगता है हम फरवरी में दे देंगे। सीरियसली ऐसा लगता है लोगों को कहना है कि अब तो सरकार लॉलीपॉप देगी और एमपी इलेक्शन के बाद देगी ताकि एमएलए इलेक्शन जीत जाए। अरे चलो, ऐसा सरकार नहीं अपना काम कर रही है, कुछ इससे पहले होगी, कब होगी वो तो देखना पड़ेगा, परंतु इसमें रिजल्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कहीं आचार संहिता का है, क्योंकि ये सब पहले चीजें हो चुकी है। रिजल्ट आचार संहिता कोई फंडा नहीं है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्वाइनिंग पे भी कोई फंडा नहीं है, कोई फर्क नहीं। माना यही है कि किसी की 20,000 रुपए की नौकरी है तो उसको 200 रुपए सरकार रख लेती है, नहीं डिपार्टमेंट रख लेता है, नहीं, जिसके 20,000 है उसको 20,000 ही मिलते हैं। तो 200 रुपए 1% कहां से आया? फिर वो विभाग देता है। जो बीपीएल कार्ड थे, जो लोगों के कटे थे, क्या उनमें कितने प्रतिशत सुधार हुआ? बहुत सारी कमियां तो थी पीपीपी में, देखिए गरीबों के नहीं बन पाए, अब उसमें सुधार हुआ है, कितना हुआ, कुछ ऐसा है? देखिए, मुझे लगता है अब तो मैक्सिमम वो समस्या समाप्त हो गई, वो विषय खत्म हो गया, लगभग समाप्त हो गई। मैं ये नहीं कहता पूर्णतः समाप्त हो गया, लगभग समाप्त हो गया। तो क्या हमारे मनोहर लाल जी भी नहीं आएंगे आगे? ये आपने क्यों कहा? सोच लेते हैं भाजपा, भाई इसको काफी दिन हो गए, नया चेहरा आना ही चाहिए अब तो। भाई मैं कहता हूं, किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेवारी देनी, वो पार्टी तय करती है, जो कार्य करती है वो उसको। और कोई एक आध मान लो ऐसा होता है तो उसको अपनी क्षमता भी ध्यान में आ जाती है। क्या एमपी गुड़गांव के लिए आप तैयार नहीं है, या ऐसे मैंने तो कभी सोचा नहीं। हरियाणा के जो युवा हैं, जो 60-65 हजार नौकरी पर जो दावा रख रहे हैं, एग्जाम हो चुके हैं, वो कह रहे हैं रिजल्ट निकाल दो, एमपी के इलेक्शन से पहले भर्ती कर दो, ये मैसेज कब आ सकता है? ये देखिए, वैसे तो ये इसका निर्णय आयोग ने लेना है और आयोग स्वतंत्र है, परंतु जितना मैंने अभी चुनाव इसमें कोर्ट के डिसीजन देखे हैं जी, और जिस तरह से आयोग की नजारे आ रही है, तैयारी नजर आ रही है, मुझे लगता है। आपने किसानों का जिक्र किया, किसानों से मेरे पास एक सवाल आया कि जिस कंपनी को आप कहते हैं कि इंश्योरेंस कर लीजिए किसान का, उस कंपनी ने इंश्योरेंस किया और लगभग 750 करोड़ रुपए उस कंपनी के पास आए। जब किसानों में देने की बात आई तो मात्र 7 करोड़ रुपए ही दिए, 1%, जो 99% बचा, क्या वो कंपनी ने भाजपा के साथ टाई अप करके आपस में बांट लिया? ऐसा एक सवाल मेरे पास आया। बताइए, आप जब करण दलाल जैसे मेरे मित्रों की सुनकर कुछ भी कह देंगे, मैं जानता भी नहीं जी कौन है, नहीं तो वो उड़ाते हैं। चलो ऐसे और होंगे, करण दलाल जी का मैं जानता भी नहीं भाई कौन है आप जी जी। करण दलाल जी पहले विधायक रहे हैं और दीपक मंगला जी ने उनको, भाजपा के कार्यकर्ता ने उनको हराया है। ये तो कांग्रेस के किसी नेता से मैंने पूछा था, मैं बोला कि किसानों का कोई सवाल बताओ, तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग, हाँ, तो उनको कहो कंपनी का नाम बताएं, किससे प्रीमियम लिया, दिया। मैं फैक्ट्स पे दो तो मैं आपको वो उत्तर देता हूं जो विधानसभा में दिया गया। ओके, हाँ, 2016 से 22-23 तक 1,943 करोड़ रुपए का प्रीमियम लिया, ये किसानों से लिए। 1,943 किसानों से लिए, और किसानों को दिए कितने? 7,648 करोड़। लगभग 2,000 लिए और 7300 करोड़ वापस दिए। नहीं, 7700 करोड़, 7,648 करोड़। हाँ, ये किसानों, ये विधानसभा में दिया गया उत्तर है। भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति, हुड्डा साहब की उपस्थिति में, अभय चौटाला जी की उपस्थिति में दिया गया उत्तर है, जो मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूं। विधानसभा के उसमें जाके भी आप देखेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। और मैं मजेदार चीज बताता हूं, अब मैं बताता हूं हुड्डा साहब का। 2005 से 2014 उन्होंने ही इंश्योरेंस लागू किया था अपने यहां 9 ब्लॉक में। उन्होंने किसानों से 245 करोड़ रुपए लिए प्रीमियम जी, और मुआवजा दिया 164 करोड़ का। 245 करोड़ रुपए किसानों से लिए और 164 करोड़ रुपए मुआवजा दिया, 80 करोड़ की बचत। और इधर से हमने 4 गुना ज्यादा दिया। तो ये वो मैंने आपको आंकड़े बताया कि बताया ना, ये अफवाह फैलाने वाला एक गिरोह है।
ये मैंने वो आपको आंकड़े बताए हैं जो विधानसभा में दिया गया उत्तर है। ये तो गजब है, ये तो सच में मैं खुश हुआ इस बात से। तो ऐसा अगर ऐसा हुआ है तो नहीं अच्छा, आप मैं कह रहा हूं विधानसभा की कार्रवाई तो रिकॉर्ड पे है ना, ऑनलाइन आज की डेट में, आप चेक कर लीजिए। और मेरा उत्तर गलत निकले, मुझे कहना भाई तो आपने गलत फैक्ट्स बताए थे। अच्छा, अक्सर जिक्र चलता है, हालांकि आपने जवाब भी दिया, लेकिन बहुत सारे नए देखने वाले भी हैं, जब कहते हैं कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो वो रिपोर्ट कहां से आती है? कोई एक दो सर्वे आप जो बता पाओ, भाई वो हरियाणा में नंबर 1 कैसे है? मुख्यमंत्री साहब तो कहते 30 लाख नौकरियां दे दी हमने। देखिए, एक तो ये जो 30 लाख नौकरी है, ये प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है, सरकारी नौकरी नहीं है। इसका कंफ्यूजन ना हो बीच में, नहीं तो आपको देखकर कहेंगे जी कहां दे दी। ओके, 30 लाख प्राइवेट सेक्टर में हर तरह की नौकरी, कहीं भी किसी तरह का रोजगार डेवलप हुआ हो जी, उस तरह की इसमें सभी तरह की नौकरियां है। जो रोजगार सर्जन हुआ वो 30 लाख लोगों का हुआ। ठीक है। सरकारी नौकरी लास्ट जो थी वो 1,06,000 के आसपास है जो हमने दी है। ठीक है। हुड्डा साहब का आंकड़ा 86,000 के आसपास कहता है जी। हम इससे ज्यादा दे चुके और लगभग 60,000 के आसपास हमारी पाइपलाइन में, जो मुझे लगता है हम फरवरी में दे देंगे। सीरियसली ऐसा लगता है लोगों को कहना है कि अब तो सरकार लॉलीपॉप देगी और एमपी इलेक्शन के बाद देगी ताकि एमएलए इलेक्शन जीत जाए। अरे चलो, ऐसा सरकार नहीं अपना काम कर रही है, कुछ इससे पहले होगी, कब होगी वो तो देखना पड़ेगा, परंतु इसमें रिजल्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें कहीं आचार संहिता का है, क्योंकि ये सब पहले चीजें हो चुकी है। रिजल्ट आचार संहिता कोई फंडा नहीं है इस पर, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्वाइनिंग पे भी कोई फंडा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा जब जींद का उपचुनाव हुआ था जी, तो उसके बीच में ये ग्रुप डी के रिजल्ट आए थे, क्योंकि ये विज्ञापन पहले हो चुके हैं, इनके रिजल्ट तैयार होने हुआ है। और इसमें जो लोग कोर्ट में फंसाने का, अच्छा कांग्रेस में 2 बहन भाई है जी, बहन है भाई मुझे नहीं पता, या वो है ढुल के कान वहां शादी हो रखे नहीं पता, एक महिला और एक पुरुष है जी, एक एडवोकेट है, एक चुनावी राजनीति में लगी हुई है जी। वो केवल उनका काम नौकरियों को रुकवाने का है। नहीं, वो भाई बहन नहीं है, बस सरनेम से आपको ऐसा लग रहा है। हाँ, मुझे मैं तो कह दिया ना, हो सकता है कि लड़की की शादी उस गोत्र में हो रखी हो, पर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा जी। मैं कहता हूं 2 ढुल है जी जी, उनका काम ही केवल नौकरियों को रुकवाने का है। इवन उन्होंने तो जो ब्राह्मणों को रिजर्वेशन दिया गया जी, उसका भी विरोध किया था, ईवीजी का। तो इसलिए इनमें से एक ने जी, तो इसलिए उनके पास कोई काम नहीं। उनकी कांग्रेस में राजनीति इसी आधार पर चलती है कि वो नौकरियों को डिले कैसे कराए। और उनमें से एक जो महिला है जी, मेरी अच्छी मित्र है, मैं उनका सम्मान भी करता हूं जी, वो मेरे पास आई थी लेके कुछ पेपर कि जी ये हुड्डा साहब के समय की विसंगति है, ऐसे ऐसे गड़बड़ करते थे। जो 8 नंबर होता था वो लेके आई, देखो जी 8 नंबर था, बाद में इसको तितली बना दिया गया। उसके बाद मैं उनको माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के पास लेके गया। उन्होंने उनको समझा कि हुड्डा साहब के समय में कैसे कैसे गड़बड़ होती थी। उनको समझ के उन्होंने उन्हीं के सामने जिन अधिकारी को जिनको फोन करना था, भाई इनको मिल लो, इनसे पेपर ले लो, ऐसी जो जो चीजें कमियां हुड्डा साहब की सरकार में वो हमको दूर करें। ठीक है। तो परंतु उनकी क्या है कि वो केवल इसके आधार पर अपने को करना चाहते। तो मैंने बताया ये रोकने का काम ढुल बंधु करते हैं और कोई नहीं है इसके अलावा। सारे ढुल तो नहीं है ना, पर्टिकुलरली ढुल बंधु का है मेरे तो ऐसा नहीं कहा मैंने किसी को नहीं कहा, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, इसलिए मैंने उनका सरनेम इस्तेमाल कर दिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर ढुल या हर कोई व्यक्ति, मैंने तो बताया 2 लोग ही हैं, मैं तो 2 लोग काउंट करके कहा। अब जब रोजगार की बात आई तो HKRN एक जिक्र आता है, और HKRN में जितनी भी नौकरियां दी गई है, पहले तो ठेकेदार आता था, वो 2-4% कमीशन खाता हुआ किसी व्यक्ति विशेष से, अब तो कहते सरकार 1% कमीशन खाती है। बड़ा प्यारा सा बिजनेस शुरू कर लिया सरकार ने, खट्टर साहब ने। ऐसा है, एक तो किसी भी अभ्यर्थी से जो भी जिनका भी चयन होता है, जो भी ऐसे लोग हैं, किसी से 1% नहीं लेती है विभाग। तो 1% का जिक्र कहां? हाँ, मैं बताऊं, जो विभाग होता है, मान लीजिए हमने किसी विभाग पर HKRN के माध्यम से 100 लोग लगे, ठीक है, उसकी जो सैलरी है उसका 1% वो विभाग देता है एक दूसरे ही सरकारी विभाग को, HKRN को। इसमें वो उनकी सैलरी को मेंटेन करता है, उनके EPF को, PF को उनको मेंटेन करता है, उनकी जितनी सर्विसेज होती है इसके में देता है। यानी कि
जो वो पहले भार प्राइवेट लोगों को देते थे, अब यहाँ केवल एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग को 1% देता है, जिसके कारण एचकेआरएन अपना काम कर पाता है, अपने लोगों की सैलरी निकाल पाता है और वो ये काम करता है। इसमें किसी भी जिसकी नौकरी उसमें लगी है उससे कोई 1 रुपये का भी आपके पास उदाहरण हो तो मुझे एग्जांपल दे सकते हैं। माना यही है कि किसी की 20,000 रुपए की नौकरी है तो उसको 200 रुपए सरकार रख लेती है? नहीं, डिपार्टमेंट रख लेता है? नहीं, जिसके 20,000 है उसको 20,000 ही मिलते हैं। तो 200 रुपए 1% कहां से आया फिर? वो विभाग देता है अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जैसे देता है। जैसे जी। बिजली का मीटर अगर पुलिस स्टेशन में भी लगा होता है जी, तो पुलिस विभाग उसका बिल भरता है। ठीक है। बीच में कांग्रेस के समय में बिगड़ा हुआ मामला था, सीएम साहब ने कहा पुलिस स्टेशन के भी बिल मीटर काट दो अगर वो पैसे नहीं जमा करा रहे हैं जी, क्योंकि उस विभाग को भी सक्षम करना है। ठीक बात है। ऐसा नहीं है। तो इसके नाते जो एचकेआरएन विभाग है वो अपने विभाग को दूसरे विभाग को सर्विस दे रहा है, इसके नाते वो 1% लेता है, ना कि किसी कर्मचारी से। तो इसलिए अफवाहों का कितना जवाब लोगे आप मुझसे? इसका मतलब जब हम बाहर जो सुनते हैं वो ज्यादा 90% रूमर चलते हैं। 100%। मैं आपकी 90% बात को 100% से इंश्योर करता हूं कि 90% चलता है। ठीक है। मैं अब यहाँ पे आ गया, 1000, 5000, 10,000, 2 लाख लोग इस वीडियो को देख लेंगे। आपकी आईटी सेल क्यों नहीं इस पे काम करती? करती है। फिर वो रूमर क्यों नहीं धुल पाते? हमारे पास तक वो मैसेज नहीं आता। आप सोए हुए को जो है जगा सकते हो, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगा सकते हो। तो आपको जो रूमर फैलाते हैं वो लोग होते हैं जो सोने का नाटक कर रहे होते हैं, बाकी को समझ आ जाता है जैसे उस तक ये चीजें पहुंचती है। जैसे एक समय बड़ी अफवाह उड़ी कि जी अब पहले 2 महीने का बिजली का बिल आता था तो उसमें खर्चा कम होता था, अब अलग अलग महीने का आ गया। तो परंतु बाद में समझाया गया कि एक्चुअल वो पैसा 2 भागों में बढ़ जाता है जी, ना कि इसके कारण अगर 65 दिन का बिल आ रहा है जी, तो वो 65 दिन में ही वो जो सर्विस चार्ज है वो इक्वल हो जाते हैं। तो अफवाहें चलती रहती है, आज वो विषय खत्म हो गया। तो अफवाहें आती रहेगी जाती रहेगी, नियत ठीक होनी चाहिए। ठीक नियत से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी काम करते हैं। अंतिम सवाल की तरफ आ रहा हूं मैं। जो बीपीएल कार्ड थे जो लोगों के कटे थे, क्या उनमें कितने प्रतिशत सुधार हुआ? बहुत सारी कमियां तो थी पीपीपी में, देखिए गरीबों के नहीं बन पाए, अब उसमें सुधार हुआ है, कितना हुआ? कुछ ऐसा है? देखिए मुझे लगता है अब तो मैक्सिमम वो समस्या समाप्त हो गई, वो विषय ही खत्म हो गया। लगभग समाप्त हो गई। मैं ये नहीं कहता पूर्णतः समाप्त हो गया, लगभग समाप्त हो गया। ऐसी कोई भी, फिर मैं कह रहा हूं, मैं पीले राशन कार्ड बनाने के रूप में जाना जाता हूं जी। आप बादशाहपुर विधानसभा में घूमेंगे, कुछ लोग नाम नहीं जानते, वो ये कहेंगे पीले राशन कार्ड वाला। अब आप आए हैं तो मैं घूमूंगा जी। हाँ, वो पीले राशन कार्ड वाला भाई कह के बात करता है जी। किसी की जेन्युइनली अगर कोई रह गया आप हमें बताइए, पूरे प्रदेश में कहीं भी। ठीक है। हरियाणा में लगता है कि ये जेन्युइन है, इसकी इनकम 1,80,000 से कम है और उसका बीपीएल नहीं बना है, 100% उसका पीला कार्ड राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कर रखी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रखी है, पोर्टल के माध्यम से कर रखी है और वो हो जाती है। मतलब इसमें कोई बड़ा सा मामला है नहीं, पूरा सब पूरे देखिए आज 42 लाख लोगों को बीपीएल कार्ड बना के मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। 40 लाख के आसपास वो बनाकर दिए हैं, पोर्टल के माध्यम से दिए हैं। और इसका दायरा बढ़ाने के लिए उसमें जो इनकम का क्राइटेरिया 1,20,000 था वो बढ़ाकर 1,80,000 किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। पहले बिजली की शर्त जुड़ी हुई थी, इसमें बिजली की शर्त हटा दी। ऐसे ही अगर मीटर लगेगा तो फैमिली में डिवीजन शुरू करा दिया, माता पिता अगर नहीं रहते साथ और उनके मीटर अलग अलग है उनका भी बना देते हैं। ठीक है जी। 2 भाई है, उनकी मिलके आय इकट्ठी होती थी, दोनों भाइयों का परिवार अलग अलग है, उनका भी कर दिया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ देने के लिए पीले राशन कार्ड मिले, साथ में उनके कारण उनको 5 लाख रुपए का या तो आयुष्मान कार्ड मिला, और जिनकी इनकम 1,20 से 1,80 की थी उनको चिरायु कार्ड मिला, जिसका सारा का सारा पैसा खट्टर सरकार ने दिया है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इलेक्शन की बात है, शुरू में 10 एमपी का इलेक्शन होगा, सुनने में आता है कि 5, कम से कम 5 की तो टिकट कटेगी। जब वो एमपी बने ही पीएम ने बनाए थे उनको, और आज वो सभी ईमानदार कहने को भी हैं, तो टिकट क्यों काट कर रहे हैं? ये आपका क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है ये। तो इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए
टिकट कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये हमारी जो केंद्रीय समिति है या चुनाव से संबंधित जो कमेटी है वो इसका निर्णय करती है। उसकी कोई बैठक नहीं हुई, उसका कुछ नहीं होगा, तो कैसे मान लो कि वो टिकट कटेगी नहीं कटेगी? क्या भाजपा को डर नहीं लगता जब आप मान लो किसी की टिकट काट लेंगे तो वो विद्रोह पैदा कर देगा, आपके वोट स्काउट काट देगा? ऐसा लगता नहीं है भाई, जो जीता हुआ उसको क्यों आप बदल रहे हैं? देखिए, ये इतना हाई रिस्क, ये निर्णय हमारी चयन समिति लेती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो विचारों के लिए काम करता है, वो लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए काम करता है। जब जब उसकी जैसे ड्यूटी लगती है तब तब वो काम करता है। आपने मुझे कहा जी आप ओएसडी थे, यहाँ क्यों आगे? पहले ओएसडी था, हाउसिंग बोर्ड में चेयरमैन चला गया, फिर चुनावी वर्ष आ गया तो फिर प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी आ गई। अब था ओएसडी था, चुनावी वर्ष आ गया, फिर पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बन गया। तो ये काम अलग अलग देते हैं। वसुंधरा राजे जी को, आप शिवराज सिंह चौहान जी को, डॉक्टर मन सिंह को अलग अलग काम मिले हैं। तो सबको तो क्या हमारे मनोहर लाल जी भी नहीं आएंगे आगे? ये आपने क्यों कहा? क्योंकि आपने चौहान साहब का नाम लिया, जब वो सीएम थे और दोबारा जीत गए तो उनको हटा दिया आपने। वो 18 साल मुख्यमंत्री रहे, तो इसका मतलब आप ये मानो कहेंगे उसमें 18 साल खट्टर साहब भी रहेंगे। 18 खट्टर साहब के तो अभी 10 साल हुए, अगर आप उनसे तुलना कर रहे हैं तो। ओके, अगर आप शिवराज सिंह चौहान से इस रूप में तुलना कर रहे हैं तो अभी तो 8 साल बाद विचार करेंगे। अच्छा, ऐसा सोच लेते हैं भाजपा, भाई इसको काफी दिन हो गए, नया चेहरा आना ही चाहिए अब तो। भाई मैं कहता हूं किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेवारी देनी, वो पार्टी तय करती है। जो कार्य करती है वो उसको, और कोई एक आध मान लो ऐसा होता है तो उसको अपनी क्षमता भी ध्यान में आ जाती है। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री साहब के लगभग 8 ओएसडी हैं जी। नहीं, आपकी जानकारी ठीक नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है 8 ओएसडी। एक दो कम हो, ज्यादा होगा जी? नहीं, एक दो कम भी नहीं है, उससे भी कम होंगे। चलो जितने भी हैं, लेकिन उन सब ओएसडी में सबसे प्रभावशाली ओएसडी जो है हमारे साथ बैठे हैं जवाहर यादव जी। नहीं, मैं अब नहीं हूं, नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अब आप अलग रणनीति के तहत अलग कार्य आपको दिया गया है। जी जी। तो क्या भाजपा को नहीं लगता हरियाणा की सबसे बड़ी धरातल की बादशाहपुर सीट उनको दे दी जाए? भाई हाँ, आप यहाँ पे टिकट लड़ लो, इलेक्शन लड़ लो। मैं कह रहा हूं ये सब फैसले हमारी चुनाव समिति करती है। जब ऐसा अवसर आएगा उस समय पार्टी का निर्णय पता चल जाएगा। जहां तक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपना बादशाहपुर विधानसभा में काम कर रहा हूं। पहले भी किया मैंने, 14 में भी किया, 19 में भी किया, आज भी कर रहा हूं। जब जब पार्टी, देखिए मेरा जैसा व्यक्ति जो इस विचारों में ही पैदा हुआ है, उसके लिए पार्टी का निर्णय सबसे प्रमुख होता है। हां, पार्टी ये अवसर दे तो सामने जो मर्जी आ जाए। मैं कह रहा हूं पार्टी ये अवसर देगी, सामने बादशाहपुर विधानसभा में कोई अपने आप को कितना भी मजबूत मानता हो उसको हराने में सक्षम है। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ जाए, चाहे किसी और को गलतफहमी हो कि वो ही जीत सकता है, अगर चाहे राहुल गांधी जी आ जाए, कोई भी आ जाए, भारतीय जनता पार्टी की टिकट अगर हमारे साथ है, मैं अगर पार्टी मुझे अवसर देती है, मैं कहता हूं सामने कितने से बड़ा, कितना भी बड़ा चेहरा आ जाए, हजारों में, इवन लाख में भी हार सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहा है। ये हमारी भाजपा प्रो सीट है। हमने व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा मेहनत की है। 40,000 परिवारों के तो पीले राशन कार्ड है यहां पर, एक एक पे काम किया है। उसके अलावा जो भाजपा का वोटर है, चाहे वो अपार्टमेंट में रहता है, सोसाइटी में रहता है, आज की डेट में बादशाहपुर विधानसभा की टिकट अगर हमारे पास है तो सामने जितना मर्जी कोई अपने आप को धुरंधर समझता हो, उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। पता नहीं क्यों भाजपा के जितने भी युवा एमपी की टिकट मिल जाए, एमपी की टिकट मिल जाए, लेकिन इकलौते मुझे आप ऐसा दिखे कि जो एक विधायकी की तरफ चल रहे हैं। क्या एमपी गुड़गांव के लिए आप तैयार नहीं है? या ऐसे मैंने तो कभी सोचा नहीं जी, मैंने कभी सोचा नहीं इस विषय पे। और हमारे यहाँ सभी निर्णय पार्टी लेती है, मेरे सोचने से भी कुछ नहीं होता। मतलब अगर एमपी की टिकट करें तो भी तैयार हैं आप? मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, उसको जो जिम्मेवारी दी जाती है, चाहे वो चुनाव की हो, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो विधायकी की हो, चाहे वो निगम पार्षद की हो, चाहे मेयर की हो, चाहे मंडल में काम करने की हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस दायित्व को निभाता है। ये जवाहर का विषय नहीं है, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर समान रूप से लागू होता है। बस आखिरी सवाल है जी, हरियाणा के जो युवा हैं, जो 60-65 हजार नौकरी पर जो दावा रख रहे हैं
एग्जाम हो चुके हैं, वो कह रहे हैं रिजल्ट निकाल दो, एमपी के इलेक्शन से पहले भर्ती कर दो, ये मैसेज कब आ सकता है? ये देखिए, वैसे तो ये इसका निर्णय आयोग ने लेना है और आयोग स्वतंत्र है, परंतु जितना मैंने अभी चुनाव इसमें कोर्ट के डिसीजन देखे हैं और जिस तरह से आयोग की तैयारी नजर आ रही है, मुझे लगता है जल्दी ये हो जाएगा। फरवरी मार्च तक हम नहीं, मुझे तिथि नहीं पता, पर मुख्यमंत्री जी का बयान जो था कि जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, तो मुख्यमंत्री जी अगर किसी चीज को कह रहे हैं तो निश्चित रूप से खट्टर जी को इस चीज के लिए जाना जाता है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। तो भाई हैं हमारे साथ जवाहर यादव जी, सच में बड़े शानदार व्यक्तित्व है और जवाब तो टिप्स पे है सब कुछ। और भाई कई बार इंटरव्यू हो चुका है, आप समझ भी गए होंगे कि तीसरी बार भाजपा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन माहौल से ऐसा लग रहा है। फिलहाल ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू।